नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल डेली मंत्रा की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं विभोर मोतला, जो आने वाले 1 घंटे में आपके साथ डिस्कस करूंगा करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो चलिए, इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। नेल्सन मंडेला कहते थे, हमें कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक हम उसे नहीं कर लेते। यानी करने से पहले काम सभी इम्पॉसिबल हैं, लेकिन जब एक बार हम ठान लेते हैं तो रास्ता अपने आप निकलने लगता है और चीजें आसान होने लगती हैं। इसलिए आप भी ठान लीजिए कि हमें आज पढ़ना है, तो आपके लिए चीजें आसान होने लगेंगी और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में जून 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, एक ग्रुप है जिसे हम G7 के नाम से जानते हैं। यानी ये क्या है? ये है ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 का मतलब क्या हुआ? विश्व की सात विकसित लोकतांत्रिक जो अर्थव्यवस्थाएं इनका समूह है G7। यानी 7 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं देश की, और जो लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके 7 देशों का समूह है, जिसे हम G7 के नाम से जानते हैं। अभी इस G7 का 52वां सम्मेलन, क्या हुआ? इसका 52वां सम्मेलन का आयोजन हुआ है, आयोजन किया गया है। और ये आयोजन इस बार कहां पर हुआ है? तो इस बार ये आयोजन हुआ है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में, फ्रांस का एक शहर है जिसे हम एवियान के नाम से जानते हैं। तो एवियान ले बेस में इस बार इसका आयोजन किया गया है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, फ्रांस में। और फ्रांस में कहां पर? एवियन ले बेस पर इस बार इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक हुआ है? कब से कब तक? तो इसका आयोजन हुआ है 15 जून से और 17 जून तक। 15 जून से 17 जून के बीच इसका आयोजन फ्रांस के एवियन शहर में किया गया है। अब ये तो हुई जानकारी इस बार इसके आयोजन की। अब हम जान लेते हैं ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 कब बना और किन देशों ने इसको मिलकर बनाया था? तो दोस्तों, बात है 1975 की। विश्व में तेल संकट जैसे आज उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही कभी तेल संकट हुआ था। तो इसके बाद 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? तो 1975 में 6 देशों ने इसकी मिलकर शुरुआत की। और ये 6 देश कौन से हैं? तो ये जर्मनी प्लस फ्रांस प्लस इटली प्लस जापान प्लस यूनाइटेड किंगडम प्लस यूएसए। यानी इन 6 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। अब आता है अगला साल 1976। 1976 में इसमें एक देश और शामिल हो जाता है, और जिसका नाम है क्या? कनाडा। कनाडा इसमें शामिल हो गया। और अब क्या हो गया? ये हो गया G7। यानी G7 के नाम से अब ये जाना जाने लगा। ठीक है, अब G7 बन गया। उसके बाद साल आता है 1998 का। कौन सा साल आता है? तो उसके बाद अगला साल आता है 1998 का। और 1998 में इसमें रूस शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो गया? रूस। तो रूस के शामिल होने के बाद ये क्या बन गया? G8। क्या बन गया है? ग्रुप ऑफ 8 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 2014 में एक घटना घटी। 2014 में क्या हुआ? 2014 में जिस युद्ध को आजकल आप अखबारों में पढ़ते हैं, रूस और यूक्रेन, उसी यूक्रेन के दक्षिण में उसका एक हिस्सा है जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है। 2014 में रूस उस क्रीमिया पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। तो 2014 में इससे रूस को बाहर निकाल दिया गया। रूस को बाहर निकाल दिया गया। अब बाहर जब निकाल दिया गया तो तब से ये फिर से एक बार G7 के नाम से जाना जाने लगा, और अभी भी ये G7 देशों का ही समूह है। ठीक है,
अब भारत से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से? तो भारत से संबंधित क्वेश्चन जो होगा वो है कि भारत भी इसमें शामिल है या नहीं है। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन मेहमान के तौर पर या अतिथि के तौर पर भारत को भी इनवाइट इसमें किया जाता है। तो क्या हुआ, भारत भी इसमें शामिल हुआ है। क्या हुआ है? इस मीटिंग में शामिल हुआ है। ग्रुप ऑफ 7 में शामिल नहीं हुआ, शामिल हुआ। ठीक है, और शामिल हुआ तो शामिल भारत की तरफ से कौन गया? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो मोदी जी जगह हैं वहां पर हिस्सा लेकर आए हैं, और भारत लगातार सातवीं बार इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो भारत कितनी बार शामिल हुआ? लगातार 7वीं बार हुआ है। अब तक कुल कितनी बार शामिल हो चुका है? तो कुल 13 बार शामिल हो चुका है। ठीक है, तो भारत अभी लगातार 7वीं बार शामिल हुआ है, यानी पिछले 7 वर्षों से भारत लगातार इसका हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही तीसरी भी बन जाएगी, क्योंकि ये तेल का जो दौर चला है इसमें 5वें नंबर पर आ गए, नहीं तो हम 4थे नंबर पर पहुंच चुके थे। तो भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत को इसमें हर बार शामिल किया जाता है। साथ ही अगर मैं G7 की बात करूं तो G7 में 7 तो सदस्य ही हैं, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन को भी हर मीटिंग में शामिल किया जाता है। ठीक है, हर मीटिंग में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यूरोप का एक महत्वपूर्ण संघ है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है, यानी अगर ये शामिल होगा तो 27 देश इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी ये भी आप लिख लीजिए। 1993 में मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा इसमें इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसमें 27 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की जो राजधानी है वहां पर इसका मुख्यालय है, ईयू का। अगर मैं बात करूं किसकी, तो G7 का मुख्यालय कहां पर है? तो G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, जहां भी इसका आयोजन किया जाता है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर होता है और वही इसका अध्यक्ष होता है। तो इस बार अध्यक्ष कौन है? तो इस बार अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की है फ्रांस ने। किसने की है? तो फ्रांस इस बार अध्यक्षता की है। फ्रांस के कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस बार इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, तो भारत भी इसमें शामिल हुआ है। भारत के अलावा और किन देशों को अतिथि के तौर पर इसमें बुलाया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो भारत के अलावा अतिथि सदस्य कौन से हैं? तो अतिथि देश कौन कौन से रहे? तो भारत के अलावा इसमें ब्राजील को बुलाया गया। ठीक है, ब्राजील के लूला डी सिल्वा इसमें शामिल हुए। ठीक है, ब्राजील, साथ ही साउथ कोरिया को भी बुलाया गया, मिस्र को बुलाया गया। मिस्र के बाद इसमें सऊदी अरब को बुलाया गया। सऊदी अरब के बाद इसमें UAE, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमीरात को भी इसमें शामिल किया गया, यानी न्योता भेजा गया। यूक्रेन और केनिया, तो ये देश भारत के साथ ही इसमें मेहमान के तौर पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक, तो ये थी ग्रुप 7 की मीटिंग। हमारे PM मोदी ये बैठे और ये रहे चच्चा ट्रम्प साइड में। ठीक है, बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस कहां पर है? तो फ्रांस यूरोप का एक देश है, और यूरोप को जाने के लिए हम रास्ता कैसे खोजते हैं? तो जैसे यूरोपियन ने खोजा था वास्को डी गामा ने 1498 में। ठीक है, वो तो नीचे से आए थे, लेकिन हम कहां से जाते हैं? तो भारत से हम जाएंगे अरब सागर से गल्फ ऑफ आदेन, यानी अदन की खाड़ी, बाबल मंडल जल संधि से होते हुए लाल सागर से स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर से हम जिब्राल्टर जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि से जैसे ही हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको देश दिखता है फ्रांस, जिसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी पेरिस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इस बार कुछ आयोजन हुए, जैसे ब्रिक्स का आयोजन।
ब्रिक्स का आयोजन कहां पर हुआ? ब्रिक्स 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। G20 का आयोजन कहां पर हुआ? ठीक है। ऐसे ही आसियान आसियान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भारत और ईयू सम्मेलन कहां पर हुआ? यूरोपियन यूनियन कहां पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आसियान का सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो आसियान का सम्मेलन फिलीपींस में हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। G20 कहां पर हुआ? तो G20 इस बार हुआ है मियामी। कहां पर हुआ है? मियामी। और मियामी कहां पर है? फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा कहां पर है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां किया गया? एक क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर हुआ है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन आबू धाबी में हुआ है। कहां पर? आबू धाबी। आबू धाबी कहां पर है? तो यूएई की राजधानी आबू धाबी में इसका इस बार आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। एक और SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन 2026 में कहा हुआ? तो ये हुआ है बिश्केक। और आप बताइए बिश्केक किस देश की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में सभी को लिखकर बताना है कि बिश्केक किस देश की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में फरवरी 2026 में संपन्न हुए 39वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के आधिकारिक आयोजन कहां किया गया है? जैसे अभी G7 का आयोजन किया गया, ऐसे ही एक ग्रुप है जिसे हम अफ्रीकी संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का समूह है। अफ्रीकी देशों का समूह है। कितने देशों का? तो 55 अफ्रीकी देशों का समूह है, यानी इसमें 55 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को हुई थी। कब हुई? 9 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है अदीस अब्बास। कहां पर है? अदीस अबाबा। और ये किसकी राजधानी है? तो ये इथोपिया की राजधानी है। किसकी? इथोपिया की राजधानी है। ठीक है, इथोपिया की राजधानी है अदीस अब्बास। वहां पर इसका क्या है? तो हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है महमूद अली यूसुफ। क्या नाम है? महमूद अली यूसुफ इनके नाम है। ठीक है, तो ये हुई पूरी जानकारी किसके बारे में? अफ्रीकी संघ के बारे में। 55 देशों का समूह है। अब इसका 39वां शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इनकी राजधानी के हेडक्वार्टर, यानी इनके हेडक्वार्टर में हुआ है, और इनका हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा इथोपिया में। तो यहीं पर इस बार इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका कि इस बार का विषय क्या रहा? देखो, अफ्रीकी संघ ने एक साल निर्धारित किया है, वो है 2063। तो 2063 के लिए इन्होंने कुछ लक्ष्यों का निर्धारण किया है। जैसे भारत ने 2070 में लक्ष्य रखा है कि वो नेट कार्बन जीरो इमिशन प्राप्त कर लेगा, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2063 तक लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी इन्होंने साल रखा है कि हम 2063 तक कुछ लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, प्राप्ति हेतु तो हम इन्हें क्या करना है? इन्हें हेतु सुरक्षित जल। देखिए, जल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है आने वाले सालों में। जैसे भूमि का प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल की समस्या आने वाले समय में बहुत गंभीर रहेगी। लोग लड़ मरेंगे इस जल के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? 2063 तक हमें जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जल हो, और जल की सुरक्षा हमें सुनिश्चित करनी है। और
स्वच्छता प्रणाली, स्वच्छता प्रणाली, ठीक है, प्रणालियों जो हमारी स्वच्छता प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इन्होंने इसका लक्ष्य रखा है, ठीक है। देखो जहां भी ये सतत आ जाता है शब्द, इसका मतलब क्या है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का दोहन हम ना कर ले, उसको हम सतत कहते हैं। यानी जैसे आज जो अच्छी हवा है या आज जो भूमि के नीचे पानी है, हम उसको इतना ना निकाल लें कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमें आके गाली दे कि हमारे पूर्वज इतना पानी निकाल गए, आज हम प्यासे मर रहे हैं। तो उसको कहते हैं सतत विकास। यानी भूमि के अंदर जितना जल हम गया उतना ही हम निकाल ले, यानी वाटर लेवल ना घटे और हमारा क्या हो, हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहे, उसको कहते हैं सतत, ठीक है। तो ये सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना इन्होंने इसका लक्ष्य रखा है। इस बार इसमें कितने देश शामिल हुए, तो शामिल होने वाले कौन कौन थे, देखो सबसे पहले तो अफ्रीकी अध्यक्ष इसमें शामिल हुए, ठीक है। दूसरा इसमें यूनाइटेड नेशन के महासचिव भी शामिल हुए और उनका नाम क्या है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। गुटेरस बोले हम भी कटेंगे गुटरगु जाकर कहां पर, अफ्रीकी सम्मेलन में, तो गुटेरस भी इसमें शामिल हुए। दूसरा अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए, ठीक है। अफ्रीकी विकास बैंक, इसके अध्यक्ष भी इसमें के अध्यक्ष शामिल हुए, ठीक है। चलिए इनका नाम मैं बता दूं, जरूरत तो नहीं है फिर भी आप लिख लीजिए। डॉक्टर सिद्दी ओल्ड तहर, क्या नाम है इनका, डॉक्टर सिद्दी ओल्ड ता, ये भी इसमें शामिल हुए, ठीक। उसके बाद 49 इसके सदस्य देश शामिल हुए, अफ्रीकी संघ के 49 सदस्य देश भी इसमें शामिल हुए, ठीक। और इन्होंने फोकस क्षेत्र कौन कौन से रखे हैं, यानी इन्होंने जिन क्षेत्रों पर जोर दिया है कि इस सम्मेलन में इन क्षेत्रों पर जोर रहेगा, तो वो जैसा मैंने आपको लिखवाया, जल और स्वच्छता, दूसरा सुरक्षा, यहाँ पर आतंकवाद भी बहुत है, साहेल क्षेत्र जो है यहाँ का, उसमें आतंकवाद बहुत है, तो उसकी सुरक्षा, और आर्थिक एकीकरण यहाँ के फोकस क्षेत्र रहे कि इन क्षेत्रों को फोकस में रखकर हम बात करेंगे या केंद्र में रखकर बात करेंगे, ऐसा इनका कहना था। चलिए, तो ये सारे अफ्रीकी देशों के 49 देशों के सदस्य जो इसमें शामिल हुए। बात करें अफ्रीका की, तो भारत के पश्चिम में है अफ्रीकी महाद्वीप, ये है अफ्रीका। चलिए अफ्रीका के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखो अफ्रीका जनसंख्या में प्लस क्षेत्रफल में, दोनों में ही विश्व में दूसरे स्थान पर है। क्या स्थान है इसका, दूसरा। दोनों में पहले कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप। चलिए मैं एक बार सातों के सातों महाद्वीप भी आपको दिखा देता हूं। चलिए ये हैं सातों के सातों महाद्वीप, इसमें ये है एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है, तो ये है एशिया। दूसरा है अफ्रीका, एक हो गया ये यूरोप, ये है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नीचे वाला हो गया साउथ अमेरिका, और एक हो गया हमारा ये ऑस्ट्रेलिया, और एक हो गया नीचे वाला अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये हो गया सातवां। तो ये 7 महाद्वीप हैं विश्व में। अगर मैं बात करूं इनकी जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम क्या होगा, तो क्षेत्रफल में पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर यूरोप, ठीक है। जनसंख्या में बस यूरोप ऊपर आ जाएगा और बाकी सब नीचे रह जाएंगे। चलिए अब बात कर रहे थे हम किसकी, अफ्रीका की।
तो ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में बात करें तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों लाइनें गुजरती हैं। तीनों लाइनें कौन कौन सी? अगर मैं पृथ्वी को बीच में से काट दूं तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, भूमध्य रेखा। अब ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ और इसके नीचे वाला हिस्सा साउथ। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? नॉर्थ हो गया, और ये वाला हिस्सा इसका साउथ हो गया। अगर नॉर्थ में मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलूं तो यहां से एक रेखा गुजरती है जिस रेखा को बोलते हैं हम 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा। ऐसे ही एक रेखा 23.5 डिग्री साउथ में गुजरती है जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो ये तीनों रेखा विश्व में एकमात्र महाद्वीप है जिससे ये गुजरती है, उसका नाम है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में किस किस देशों से गुजरती है कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज पढ़ते हैं हम अफ्रीका की ज्योग्राफी के बारे में। अगर मैं बात करूं इसके सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी। नील नदी जो विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। ये किससे मिलकर बनी है? तो ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, सफेद नील और नीली नील। सफेद नील नदी और नीली नील नदी दोनों से मिलकर बनी है। सफेद नील नदी और नीली नील नदी ये दोनों कहां पर मिलती हैं? तो ये सूडान की राजधानी, कहां पर? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। कहां पर? खार्तूम। और खार्तूम में मिलकर ये मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं। भूमध्य सागर जो कहां से जुड़ा है? अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक महासागर के ये यहाँ से एक पतले से चैनल से जुड़ा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं इसको? जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जानते हैं। जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर को से जोड़ती है। अगर मैं बात करूं इस अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है किलीमंजारो। क्या नाम है? किलीमंजारो। ठीक है, और यहाँ का सबसे गहरा स्थान यहाँ का क्या है? तो असाल्ट लेक है। क्या है? असाल्ट झील है। ठीक है, तो असाल्ट झील यहाँ की सबसे गहरी स्थान है। चलिए, तो ये बात होगी किसकी? अफ्रीका की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जून 2026 में भारत और किस मध्य यूरोपीय देश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड करते हुए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी क्या हुआ है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, वो यात्रा पर थे। यात्रा पर किसकी? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया। ठीक है, यहाँ पर जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनको स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है, और इस सर्वोच्च सम्मान का नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तो व्हाइट डबल क्रॉस, ये सम्मान है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, और ये हमारे पीएम मोदी जी को अभी इससे सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि स्लोवाकिया 1993 में चेक रिपब्लिक से अलग होकर एक देश बनता है, और 1993 से अब तक कोई भारत का प्रधानमंत्री इनकी यात्रा पर नहीं गया। पीएम मोदी जो हैं, पीएम मोदी यहाँ की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। पहले प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने स्लोवाकिया की यात्रा की वो कौन है? वो हमारे पीएम मोदी जी हैं। अब पीएम मोदी जी यहाँ पर पहुंचते हैं कहां पर? तो स्लोवाकिया की राजधानी में। स्लोवाकिया की राजधानी, और यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है
ब्रिस्तीवाला। क्या नाम है यहाँ की राजधानी का? तो इनका नाम है ब्रिस्तीस्लावा, यहाँ की राजधानी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जो स्लोवाकिया के पीएम हैं, रॉबर्ट फीको और प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात होती है। और यहाँ पर मुलाकात होने के बाद ये 11 समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। और ये 11 समझौते किन क्षेत्रों से हैं? तो इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी किन 11 क्षेत्रों से ये समझौते किए गए हैं? तो ये किए गए हैं रक्षा, प्रशासन और तकनीकी जैसे मुद्दों पर। रक्षा, प्रशासन और डिजिटल तकनीक वाले के क्षेत्रों पर ये 11 समझौते हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ की यात्रा पर, और उसके बाद इन्हें यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करें स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया है कहाँ? मैप में हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? यूरोप। चलिए, यूरोप कहाँ पर है? तो ये है हमारा यूरोप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चेक रिपब्लिक, और इसके बराबर में है स्लोवाकिया। ब्रिस्तीस्लावा इसकी राजधानी है। इसके एक तरफ पोलैंड है, यूक्रेन से बॉर्डर साझा करता है, हंगरी से करता है, ऑस्ट्रिया से करता है, और ऑस्ट्रेलिया से करता है, ऑस्ट्रिया से। तो यहाँ पर ये 1993 में चेक रिपब्लिक से अलग होकर एक देश बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2026 के मुताबिक वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाला सबसे व्यापक जलवायु खतरा कौन सा पाया गया है, जिससे लगभग 1.8 अरब बच्चे प्रभावित हुए हैं। अभी क्या हुआ है, एक संस्था है यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसकी फुल फॉर्म है। अब ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद इसको यूनाइटेड नेशन की पूर्ण तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसका जब ये स्थापना की गई उस समय इसका पूरा नाम क्या था? इसका नाम था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये इसका नाम था। लेकिन इसके बाद 1953 में इसको यूएन का स्थायी हिस्सा बना दिया जाता है। 1953 में क्या हुआ, इसे यूएन का स्थायी हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, यूएन का स्थायी हिस्सा बना दिया गया और इसके नाम में से जो इमरजेंसी इसको हटा दिया गया। तो तब से इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका नाम रख दिया गया। अब इसकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसने रिपोर्ट जारी की है। ये क्या करता है, बच्चों पर कैसा पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका सर्वे करके रिपोर्ट निकालता है। तो इसकी इस बार जो रिपोर्ट आई है उसका नाम है यूनिसेफ क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट। यूनिसेफ क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026।
26 ये रिपोर्ट इसने जारी की है और इसने कहा है कि जो 1.8 अरब बच्चे हैं वो प्रभावित किससे हैं, सूखे के कारण प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ये यूनिसेफ और इसमें रिपोर्ट ये लगाई है। वैश्विक जोखिम स्तर पर दुनिया के लगभग आधी आबादी के बच्चे यानी 1.1 बिलियन यानी 110 करोड़ बच्चे एक साथ कम से कम 3 परस्पर जुड़े जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे मल्टीपल हाइड का प्रभाव हो रहा है, जटिल अंतर संबंध, अत्यधिक गर्मी का प्रकोप, उच्च जोखिम स्कोर और वशिष्ठ संकेतक। ये सब इन्होंने इसमें क्या क्या बताया है कि ये कैसे कैसे इनको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक सेवाओं की कमी हो रही है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कमी, सुरक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, विस्थापन का संकट भी उत्पन्न हो रहा है, उत्सर्जन की कमी, मतलब इन्होंने जितने भी कारण थे वो सारे इसमें गिना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़े मामलों का हल करने तथा एक व्यापक अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए कितने दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। अभी क्या हुआ है, अमेरिका और ईरान के बीच, इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें 60 दिन का इन्होंने फिर से समय ले लिया है और कहा है कि हम एक समझौता कर रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप G7 की समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर में बैठे थे, तो वहीं G7 की समिट में ही के बाद उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। इधर ईरान की तरफ से भी उस पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि 60 दिन तक हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, यानी विराम की घोषणा करते हैं। और उसके बाद 14 सूत्रीय मांगों पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। ये क्या क्या है, और इन्हें पढ़ने के बाद आप भी समझ जाएंगे ईरान जीता या अमेरिका। पहली क्या है, सैन्य अभियानों की तत्काल समाप्ति, यानी जो भी सैन्य अभियान चल रहे हैं उनकी तत्काल समाप्ति की घोषणा की जाती है। ऐसा किसका कहना है, तो ये कहना है इस समझौते का। तो इसका मतलब क्या हुआ, सैन्य अभियान किसने शुरू किया था, इजराइल ने और अमेरिका में, यानी ईरान ने तो शुरू नहीं किया, यानी ये अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। अमेरिका की जीत तो इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। संप्रभुता का सम्मान, सम्मान किसने नहीं किया था, अमेरिका ने नहीं किया था, किसका, ईरान का, यानी यहाँ भी अमेरिका नहीं जीता। हार्मोज जल डमरू को खोलना पड़ेगा, जल, तो ये तो युद्ध से पहले भी खुला हुआ था, यानी यहाँ पर भी अमेरिका की कोई बात नहीं मानी गई। नौसैनिक नाकेबंदी की समाप्ति, अमेरिका ने जो नौसैनिक नाकेबंदी लगाई थी उसको भी समाप्त करना पड़ेगा, यानी अमेरिका पीछे हटेगा। परमाणु हथियारों पर रोक, ईरान ने अपनी इस दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह भविष्य में कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ऐसा तो ईरान पहले भी बोलता था और अब भी बोल रहा है, यानी कोई लिखित आश्वासन ऐसा उसने नहीं दिया। तो यहाँ भी अमेरिका नहीं जीता। परमाणु कार्यक्रम पर यथास्थिति बनी रहेगी। ठीक है, 60 दिनों तक ईरान कोई परमाणु हथियार बनाने में आगे कोई कदम नहीं बढ़ाएगा। तो इसकी कौन गारंटी ले सकता है, यहाँ भी अमेरिका नहीं जीता। परमाणु सामग्री का न्यूनीकरण, संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA की निगरानी में ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को स्टॉक को गैर सैन्य उपयोग के निचले ग्रेड में बदलने की न्यूनतम कार्य प्रणाली पर सहमत हुआ, यानी यूरेनियम वो नहीं देगा, यूरेनियम को थोड़ा डिग्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ भी कोई बड़ी जीत अमेरिका को हासिल नहीं हुई। उसके बाद अमेरिका ने कहा है कि ईरान को जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए $300 बिलियन की मदद दी जाएगी, यानी ये किसकी जीत है, ईरान की जीत है। आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना होगा, यानी ईरान पर जो युद्ध से पहले प्रतिबंध लगे हुए थे उनकी समाप्ति हो जाएगी, तो इसमें भी ईरान की जीत है। तेल निर्यात को छूट, अब ईरान का तेल मार्केट में बिकेगा, तो ये भी ईरान की जीत है। जमे हुए संपत्ति, जो उसके एसेट अमेरिका ने फ्रीज कर दिए थे वो उसके लिए उपलब्ध होंगे, तो ये भी ईरान की जीत है। निगरानी तंत्र की स्थापना की जाएगी, इसमें शांति समझौते के तहत निगरानी की जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। 60 दिनों की वार्ता अवधि दी गई है। UNSC की कानूनी समर्थन मिलेगा, यानी कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो ये घोषित कर सके कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें जीत गए हैं। इसमें जितने भी फायदा हुआ है ईरान को हुआ है और ईरान इसमें बढ़त बनाकर निकला है, यानी ये सारी जीत किसकी हुई, ईरान की हुई।
ठीक है, बात करें ईरान की, तो ईरान भारत के पश्चिम में, पाकिस्तान के भी पश्चिम में एक देश है, और यहाँ पर जो जल संधि दिख रही है इसको हम हॉर्मुज जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, जब कर्क रेखा पर सीधा सूर्य उसके सिर पर होता है, तब ये उसी दिन ये मनाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। उसी दिन क्या मनाया जाता है, योगा डे मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या है, इस बार का विषय जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, विषय आप हमेशा याद रखेंगे, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। क्या है विषय, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। जब आप बूढ़े होंगे, आप स्वस्थ रहें बुढ़ापे में भी, इसके लिए योग करें, यही क्या है इस बार का विषय है। ठीक है, अगर मैं बात करूं योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई, यानी इसका इतिहास क्या है। देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे पीएम मोदी जी जाते हैं, और 2014 में यूएन के सामने क्या रखते हैं, इसको प्रस्ताव रखते हैं या प्रस्तावित करते हैं। उसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया। ठीक है, पहली बार मनाया गया। तो इस बार इसका 26 में कौन सा क्रम है, तो इस बार इसका 12वां क्रम है। ठीक है, इस बार जो मुख्य आयोजन किया गया, मुख्य आयोजन स्थल इसका क्या रहा, तो इसका मुख्य आयोजन स्थल रहा कोलकाता। क्या रहा, कोलकाता इसका मुख्य आयोजन स्थल रहा। और यह घोषणा किसने की, यह घोषणा की जो हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं। ठीक है, आयुष के जो हमारे राज्य मंत्री हैं, और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है श्री प्रताप राव। क्या नाम है, श्री प्रताप राव जी ने इस बार ये घोषणा की है कि कलकत्ता में इसका मुख्य स्थल मनाया जाएगा। बात करें आयुष की, तो आयुष की फुल फॉर्म क्या है, तो ए से है अपना आयुर्वेद, वाई से है योगा से ही होगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं योग के जनक किसे कहा जाता है, योग के जनक किसे कहा जाता है, तो पतंजलि, ऋषि पतंजलि ऋषि जी इसके जनक थे। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था योग दर्शन। पुस्तक का नाम क्या है, योग दर्शन। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, योग दर्शन, या योग सूत्र भी के नाम से भी जानते हैं, किससे, योग सूत्र। अब पतंजलि जी ने अपनी पुस्तक में योग के 8 अंग बताए हैं, योग के 8 अंग बताए हैं। कितने बताए हैं, तो योग के 8 अंगों का वर्णन किया है पतंजलि ने। कौन कौन से हैं, तो यम नियम, पहला है यम है, और दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, और चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, पांचवा है। छठा होता है इसका धारणा, और सातवां होता है इसका ध्यान। सातवां क्या है, ध्यान। और अंतिम जो 8वां अंग है इसका समाधि। ठीक है, समाधि। तो आप
अगर यम से चलते हुए नियम से जाएंगे तो समाधि तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये किसने बताया? ये हमारे गुरु पतंजलि जी ने बताया है। इस बार कहां पर बनाया गया? तो कलकत्ता में इसका मुख्य स्थल बनाया गया। तो ये यम यानी नैतिक सिद्धांत होनी चाहिए। अर्थ क्या है? नियम, व्यक्तिगत अनुशासन होना चाहिए। आसन शारीरिक मुद्राएं हैं। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों का वापस लेना। धारणा एकाग्रता। ध्यान ध्यान। समाधि गहन जागरूकता और आध्यात्मिक तल्लीनता को हम ध्यान के नाम से जानते हैं। और जून के कौन कौन से दिवस हैं? तो 1 जून को हमने विश्व दुग्ध दिवस मनाया। 3 जून को हमने विश्व साइकिल दिवस के तौर पर मनाया है। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के तौर पर मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्त दिवस। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जून 2026 में भौगोलिक संकेतक जीआई रजिस्ट्री द्वारा झारखंड में कितने नए पारंपरिक उत्पादों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक मंत्रालय है जिसका नाम है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? तो मंत्रालय का नाम है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। ये क्या है? जिस क्षेत्र की कोई चीज अच्छी हो, फेमस हो, तो विश्व में उसको पहचान मिले, इसके लिए भौगोलिक संकेतक देता है। क्या देता है? भौगोलिक संकेतक, जिसे हम जीआई टैग के नाम से जानते हैं, यानी ग्लोबल इंडिकेटर। जीआई टैग के नाम से हम जिसे जानते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया था? 1997 में एक अधिनियम पारित किया। क्या किया? 1997 में अधिनियम पारित किया, जिसे हम जीआई टैग अधिनियम के तौर पर जानते हैं। वो जो 2003 से लागू हुआ। 2003 से लागू हुआ और 2004-05 में पहली बार जो जीआई टैग मिला वो दार्जिलिंग की चाय को मिला। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग 2004 में मिला। इसकी समयावधि कितनी होती है? तो ये 10 वर्षों तक वैध होता है। 10 वर्षों तक ये वैध रहता है। एक बार मिलने के बाद 10 वर्षों तक ये जारी रहता है। इस बार जो है झारखंड के 11 उत्पादों को मिला है। 11 उत्पादों से 2 जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ के हैं। एक तो है भगैया रेशम और एक कुचाई रेशम। भगैया रेशम और दूसरा है कुचाई रेशम। ठीक है, रेशम की साड़ी जो बनती है तो यहाँ पे रेशम का उत्पादन किया जाता है। कुचाई रेशम और भगैया रेशम को मिला है। साथ ही त्रिपुरा के एक उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है। तो ये रेशमी साड़ी हो गई। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बताना कि जीआई टैग से बनी हुई है, रेशम से बनी हुई है, जो कहाँ का है? झारखंड का है। ऐसे ही बाजा बजाकर आप अपनी शादी में जाओगे तो ये बाजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। और उसका नाम क्या है? त्रिपुरा सरीदा। क्या नाम है? तो त्रिपुरा सरीदा। त्रिपुरा सरीदा ये एक वाद्य यंत्र है, इसको भी जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? ये त्रिपुरा का है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में जून 2026 में शुरू हुआ बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा सैन्य अभ्यास खान क्विसेट 2026 किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। कौन सा मंगोलिया? वही मंगोलिया जहां का चंगेज खान था। तो मंगोलिया ने एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास घोषित किया। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है खान क्विसेट 2026। ठीक है, ये हुआ तो कहां पर हुआ? मंगोलिया जिसकी राजधानी क्या है? उलन बटोर जिसकी
राजधानी है। तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ कहाँ पर, मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। तो यह है एक्सरसाइज खान की उजट 2026 जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। अगर मैं बात करूं युद्धाभ्यासों की, तो युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, एक युद्धाभ्यास से युद्धाभ्यास नाम भारत और अमेरिका के बीच, व्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, संप्रीति और बोंगो सागर, कौन सा, संप्रीति और बोंगो सागर, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, शक्ति वरुण और गरुड़ ये किसके बीच होते हैं, तो भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। एक फ्रिंज एक्स नाम का अभ्यास भी है, फ्रिंज एक्स भी किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। अजय वॉरियर यूनाइटेड स्टेट, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच होता है, खंजर किर्गिस्तान के बीच, दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच, एक्विरिन मालदीव के साथ, और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में जून 2026 में जून 2026 में वैज्ञानिकों ने फॉरेस्टर मॉथ की नई प्रजाति म्यूसिमिया कॉली की खोज भारत के किस राज्य में की है, तो ये खोजी गई है कर्नाटक में। कहां पर खोजी गई है, कर्नाटक में खोजी गई है, ये देख लीजिए, ये है जिसकी खोज हुई है। बात करें कर्नाटक की, तो भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के बात करें बॉर्डरों की, तो किस किस से बॉर्डर साझा होते हैं, ऊपर महाराष्ट्र से, गोवा से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से, इतने राज्यों से ये सीमा साझा करता है। यहाँ के सीएम जो अभी नियुक्त किए गए हैं DK शिव कुमार हैं, शिव कुमार यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, तो राज्यपाल है यहाँ के थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। भारत में ये उन 6 राज्यों में से एक राज्य है जिसके यहाँ पर विधान परिषद है। यहाँ के राज्य में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था शामिल है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो ऐसी व्यवस्था यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, 6 राज्यों में है। यानी यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी अस्तित्व है। ठीक है, बात करें यहाँ पर लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 24 लोकसभा सीटें हैं। कहाँ पर, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 28 है। राज्यसभा की 12 है। ठीक है, विधानसभा की यहाँ पर 224 संख्या है और विधान परिषद यहाँ पर 75 सीटें हैं। तो ये सीटें भी आप याद रखेंगे। बात करें राजधानी की, तो राजधानी बेंगलुरु है, जिसे हम सिलिकॉन वैली के भी नाम से जानते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसको कहा जाता है। आधिकारिक भाषा इसकी कन्नड़ है। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्योत्सव इसका कन्नड़ है। राष्ट्रीय उद्यान इसके बांदीपुर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और अंशी है। लोक नृत्य इसका यक्षगान है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कृष्णा नदी उत्तर कर्नाटका की जीवन रेखा है। इस पर कौन सा बांध है, तो अलमाटी बांध है। ये भी आप याद रखेंगे, अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। वहीं कावेरी नदी भी एक इसकी महत्वपूर्ण नदी है और इस पर बांध है कृष्णराज सागर बांध, और शिव सुंदरम जलप्रपात भी इस पर बना हुआ है। ठीक है, शिव सुंदरम जलप्रपात भी इसी नदी पर बना हुआ है। अन्य नदियां तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, शरावती और काली नदी यहाँ की और कुछ नदियां हैं। प्रमुख जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर बना हुआ है। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। किचकल प्रपात कहां पर है, तो ये वराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में जून 2026 में पेरिस में आयोजित प्लेनरी बैठक के दौरान किस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया उपाध्यक्ष चुना गया है, जो इस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो पहला प्यार और पहली बार जो काम होता है उसको आदमी नहीं भूलता, तो इसको भी आप नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं FATF। दोस्तों, जैसे ही फंडिंग, कोई गैर कानूनी फंडिंग हो
या आतंकवादी घटनाओं में जो पैसे का उपयोग किया गया है, उन पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग हो या हवाला के जरिए जो पैसे लाए जाते हैं अवैध तरीके से, उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करने के लिए एक एजेंसी बनी है जिसका नाम है FATF, और इसका नाम होता है पूरा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या नाम है इसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका कहाँ होता है? तो मुख्यालय होता है इसका पेरिस। पेरिस वही जो फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे स्थित शहर है पेरिस, तो यहीं पर इसका मुख्यालय भी है। अब इसमें वर्तमान में पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय जो इसके क्या बने हैं? जो इसके उपाध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल जी इसके पहले भारतीय हैं जो इसके उपाध्यक्ष बने हैं। जब पहले हैं तो इनका चेहरा भी हम देख लेते हैं। तो ये हैं विवेक अग्रवाल जी, और ये FATF के क्या बने हैं? उपाध्यक्ष बने हैं। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं हमारे प्रयास आपको पसंद आया हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें और 1-2 बंदे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो यार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।